हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 7 एनसीईआरटी का एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा वायुमंडल कवर कराया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा जलमंडल कवर कराऊंगी, क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी आपका, खासकर एनसीईआरटी का आपका जो है वो एक मेन पार्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो उसमें हर टॉपिक कवर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप छोटा छोटा करके आप हर टॉपिक को ऐसे कवर करते चले जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ओके, तो हमने पिछली वीडियो में वायुमंडल कवर किया था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैं पूरा आपका जलमंडल कवर कराऊंगी। अगर आपने इन मेन चीज़ों को पढ़ लिया तो आप जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जलमंडल से रिलेटेड, आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि हम जान लेंगे कि जलमंडल होता क्या है। ओके, तो जलमंडल हम किसे कहते हैं। देखिए, पृथ्वी का जल परिमंडल, जिसमें महासागर, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, जिसमें महासागर, सागर, झील, नदियाँ, हिम क्षेत्र आदि सम्मिलित होते हैं, उनको हम जलमंडल कहते हैं। देखिए, अभी कभी इसमें दे सकता है कि जो है इसमें धरती का कोई स्थान, मरुस्थल या वन, ये भी जलमंडल में सम्मिलित है। तो वहाँ पे आपको वो आंसर आपको चुनना है कि हाँ, इसमें ये निगेटिव है, इसमें जो है आपका वन या मरुस्थल या आपका जलमंडल के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके अंतर्गत जो पानी से संबंधित चीज़ें होंगी, जो जल से संबंधित चीज़ें होंगी, उन्हीं को हम जलमंडल में रखेंगे। तो इस बात को पहले तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो महासागर, सागर, झील, नदियाँ, जितने भी पानी वाले हिम क्षेत्र हैं, वो सब इसमें क्या होते हैं, जलमंडल में सम्मिलित होते हैं। तो पहले हम पहले थोड़ा सा हम सीखेंगे कि महासागर होता क्या है। ओके, तो महासागर क्या है। जो महासागर वो क्या है कि पृथ्वी के अधिकांश भाग को घेरे हुए। ओके, हमारे पृथ्वी के अधिकांश भाग को कौन घेरे हुए है, महासागर घेरे हुआ है। ओके, तो जब आप उसको थोड़ा बहुत नॉर्मल समझेंगे, ऐसे ही बस पढ़ते जाइए, उसको दिमाग में घुसाना नहीं है। आप नॉर्मली वे में अगर इसी जो मेरा एक ही पेज है, इसको अगर आप 2-3 बार 4 बार ऐसे पढ़ लेते तो वो आपको इजली वे में समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो पृथ्वी के अधिकांश भाग को घेरे हुए होता है। पहली बात महासागर की ये है। दूसरा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग जो होता है वो महासागर में पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जो कि खारा होता है, आप सभी को पता होगा कि ये पीने योग्य नहीं होता है, ये खारा होता है। ओके, तो पहला पॉइंट आपने क्या समझा कि जलमंडल क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। दूसरा पॉइंट आपने समझा कि महासागर क्या है। ओके, अब हमको समझना है कि महासागर में कितने प्रकार की गतियाँ होती हैं। देखिए, यहाँ ये 3 जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन 3 पॉइंट्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बच जाते हैं। ओके, तो हमको मेन चीज़ों को, देखिए बुक्स में तो अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत लेंथी, बहुत सारा चीज़ें दिया हुआ है, बट अगर आपको मेन चीज़ पढ़ना है, बस हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी आपको कवर करनी है, तो आप इस एक पेज से अच्छा खासा जलमंडल कवर कर सकते हैं। तो इसमें 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहली है तरंग। पहली कौन सी है, तरंग। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि तरंग क्या होता है। महासागर की सतह पर पवनों के द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप तरंगें उत्पन्न होती हैं। ओके, तो जब महासागर का पानी चलता है तो उसमें जो पवनें होती है उसको जल को ढकेलती हैं। उसको ढकेलने के कारण जो एक वे बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि महासागर के जल पे किसके कारण, ढकेल के कारण, आप जल खा रहा है तो नमक वगैरह उसमें अधिक होता है, या फिर मिट्टी के जमाव के कारण, कैसे। तो आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की, पवनों के द्वारा, इसके द्वारा वायु, हवा या पवनों के द्वारा जल को ढकेले जाने पर जो चीज़ें उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। ओके, तो और ये तरंगें किस पे निर्भर करती है, तो देखिए मौसम की दशा और पवन की गति के अनुसार ये मृदु और उग्र भी हो सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, जो तूफानी तरंगें होती है वो ऊंची व विनाशकारी होती हैं। तो हवा हो गया, जो मौसम की विभिन्न दशाएं हो गई, वो सब जो है वो तरंग को बहुत तरीके से तरंग पर प्रभाव डालती हैं। और जो तूफानी तरंगें आती है वो तो आपने पढ़ा ही होगा कि वो बहुत ऊंची और विनाशकारी हो जाती हैं। ओके, तो इसमें तरंग पहले आपने कवर किया। सेकेंड जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन तो आना ही आना होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये ज्वार भाटा। ज्वार भाटा होता क्या है, तो आइए बताते हैं ज्वार भाटा क्या होता है। समुद्री जल के ऊपर, जो समुद्र का जल होता है उसके ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं। किसको, जो समुद्री जल होता है उसको ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की प्रक्रिया को हम ज्वार भाटा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है वो किस कारण होती है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इसका मुख्य कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। ओके,
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो समुद्र का जल है जब वो ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है, इसी प्रक्रिया को हम ज्वारभाटा कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। और देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ज्वारभाटा का उपयोग किस में होता है? तो देखिए मछली पकड़ने में, नौका के संचालन में, इन सब में हम महासागर के जल का उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। जो अगला है वो आपका है महासागरीय धाराएं। अगला आपका क्या है? महासागरीय धाराएं। देखिए ये क्या है? तो महासागरों की सतह पर एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को महासागरीय जल कहते हैं, महासागरीय धाराएं कहते हैं। कि सतह पर एक निश्चित दिशा में वो बहते चले जाएंगे नदी की तरह, उनको हम महासागरीय धाराएं बोलते हैं। इसका भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर क्या कहते हैं इसको अगर डिटेल्स में पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। बट अभी फिलहाल अगर आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो अगर इतना पूछेगा तो इसमें आपके लिए बहुत है, इतना आपके लिए बहुत है। ओके, और ये 2 प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी। जो महासागरीय धाराएं होती है वो कितने प्रकार की होती हैं? गर्म और ठंडी। गर्म धारा जो वर्षा लाती है खासकर तटीय क्षेत्रों में, इसको तो डिटेल्स में आप पढ़ सकते हो चाहो तो। बट इतना अगर आप ध्यान दे कि क्या होती है, तो एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते हुए जल को महासागरीय धाराएं कहती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है, गर्म और ठंडी। अब गर्म हवा ऊपर जाएगी तो वर्षा लाएगी खासकर तटीय क्षेत्रों में। ठंडी धाराएं कैसी होंगी? पवन जो होंगी वो शुष्क होंगी, ठंडी होंगी। गर्म धाराएं गर्म होंगी। ओके, तो इसको तो थोड़ा डिटेल में आप चाहो तो बुक से पढ़ सकते हो। बट अगर आपने जलमंडल इतना कवर कर लिया तो जलमंडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप उसको आसानी से अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और आप उसको समझें और आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो, मैं यही चाहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ऐसे धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स आपको कवर कराती रहूँगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।